विज्ञान कक्षा 12 की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम पहला लेक्चर भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के यूनिट फर्स्ट के इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट से हम प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र है। अब आपको इस अध्याय के बारे में जानने से पहले आप कक्षा 11 में भौतिक विज्ञान की अनेक शाखाओं का अध्ययन आपने किया है। उन शाखाओं में भौतिक विज्ञान की एक शाखा का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। यह भौतिक विज्ञान की एक शाखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, और इसकी दो उप शाखाएं हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। स्थिर वैद्युत की और वैद्युत गतिकी। स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम स्थिर आवेशों के गुणों एवं प्रभाव का अध्ययन करते हैं, जबकि वैद्युत गतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम गतिशील आवेशों के गुणों और उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। अब हम आवेशों के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य जान लें कि जब कोई आवेश स्थिर होता है तो स्थिर आवेश केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिशील आवेश यदि एक समान वेग से गतिशील हो तो वह वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करता है। परंतु यदि यही गतिशील आवेश त्वरित हो, अर्थात समय के साथ इसके वेग में वृद्धि हो अथवा वेग में कमी हो, तो यह वैद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करता है। अब हम स्थिर वैद्युतिकी के बारे में कुछ और बातें जानें। स्थिर वैद्युतिकी, चूँकि इसमें स्थिर आवेशों के गुणों का अध्ययन किया जाता है, तो स्थिर आवेशों के गुण जैसे कि स्थिर आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का उत्पन्न होना, स्थिर आवेश के कारण वैद्युत विभव का उत्पन्न होना, स्थिर आवेशों के बीच वैद्युत बल का लगना, स्थिर आवेशों के अन्य गुणधर्म जैसे गास का प्रमेय, वैद्युत फ्लक्स आदि अवधारणाएं और संधारित्र आदि स्थिर आवेशों के गुणों से संबंधित भौतिकी के कुछ कॉन्सेप्ट हैं। गतिशील आवेश का एक प्रमुख विलक्षण है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वैद्युत धारा गतिशील आवेश का ही अभिलक्षण है। तो वैद्युत गतिकी में हम वैद्युत धारा, वैद्युत चालन, वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और उनसे संबंधित नियम जैसे बायो-सेवर्ट के नियम, एम्पीयर के नियम, मैक्सवेल के नियम आदि हम वैद्युत गतिकी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसी में हम प्रत्यावर्ती धारा का भी अध्ययन करते हैं। इसी में हम फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम का अध्ययन करते हैं। अब वैद्युत स्थितिकी को समझने के लिए हम सबसे पहले वैद्युत आवेश, इस भौतिक राशि को आप बचपन से ही जान रहे हैं। वैद्युत आवेश, जिसे हम अंग्रेजी के स्मॉल क्यू लेटर या कैपिटल क्यू लेटर से प्रदर्शित करते हैं। आवेश क्या है? तो इसके संबंध में हम सामान्य तरीके से बताते हैं कि आवेश क्या है। जब किन्हीं दो कुचालक पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ये कुचालक पदार्थ हल्की वस्तुओं जैसे कि चिड़िया के पंख और छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने का इनमें गुण आ जाता है। तो इन वस्तुओं को हम इलेक्ट्रीफाइड अर्थात आवेशित या चार्ज्ड कहते हैं, तथा यह आकर्षित करने का गुण जिसके कारण होता है उसे आवेश कहा जाता है। अब आवेश को समझने के लिए हम अपने विज्ञान के इतिहास में चलते हैं। विद्युत की खोज किसने किया? यह तो लिखित में ज्ञात नहीं है, क्योंकि प्रकृति में आकाशीय विद्युत आदि की परिघटनाओं से मनुष्य प्राचीन काल से ही परिचित रहा है। परंतु
यह उल्लेख प्राप्त होता है कि यूनान के दार्शनिक जिनका नाम थेल्स था, आज से लगभग 2600 साल पहले अर्थात 600 ईसा पूर्व यूनान के दार्शनिक थेल्स ने बताया कि जब अंबर नामक पदार्थ को किसी कपड़े से या जैसे ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है तो यह तिनके को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह आवेश की खोज की दिशा में पहला उल्लेख। और अब हम अंबर, जो कि एक प्राकृतिक पदार्थ है, यह प्लांट का एक रेजिन होता है, इसे जब कपड़े से रगड़ा जाता है तो यह तिनके को, चिड़िया के पंखों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह बात यूनान के दार्शनिक थेल्स ने बताया। यूनानी भाषा में अंबर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यूनानी भाषा में अंबर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और इस इलेक्ट्रॉन शब्द का उपयोग वैद्युत आवेश की व्याख्या में जॉन स्टोनी ने 1881 में भी किया था और उन्होंने इसे इलेक्ट्रॉन को ऐसे इलेक्ट्रॉन लिखा, इलेक्ट्रॉन को ऐसे इलेक्ट्रॉन लिखा। बाद में जे टॉमसन ने 1897 में उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1897। अब हम आवेश को समझने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयासों को देखें। 2600 ईसा पूर्व जो बातें थेल्स ने कही थी वह हजारों वर्षों तक लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के पर्सनल डॉक्टर, जिनका नाम विलियम डॉक्टर गिलबर्ट था, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने लगभग 1600 ईस्वी में बताया कि अंबर को कपड़े से रगड़ने पर यह तिनके को तो आकर्षित करता ही है, इसके अलावा अन्य भी पदार्थ हैं, जैसे एबोनाइट को हम बिल्ली की खाल से रगड़ें अथवा अन्य कुचालक पदार्थों को दूसरे कुचालक पदार्थों से रगड़ें तो भी उनमें छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जिन्होंने थेल्स के ही कार्यों को आगे बढ़ाया था और उन्होंने अंबर जैसे पदार्थ का एक नया नाम दिया, इलेक्ट्रिका। और गिलबर्ट ने यह भी बताया कि यह वस्तुएं जो एक दूसरे को घर्षण के उपरांत आकर्षित करते हैं उसका कारण एक नया बल है जिसे हम वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की अवधारणा डॉक्टर गिलबर्ट ने ही दिया था। फिर आवेश को समझने के बारे में हम और आगे बढ़ते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 ईस्वी में बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह भी बताया कि जब कांच की छड़ को हम सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं तो सिल्क के कपड़े पर ऋणावेश और कांच की छड़ पर धनावेश आता है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि जितना ही ऋणावेश सिल्क के कपड़े पर आता है उतना ही धनावेश कांच की छड़ पर आता है। इसके बारे में फिर आगे पुनः आवेश संरक्षण नियम में इसकी चर्चा की जाएगी। हम इन कार्यों को स्वतः करके देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से आवेश उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब प्लास्टिक पेन को हम अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं तो प्लास्टिक पेन पर ऋणावेश और हमारे सूखे बालों पर धनावेश आ जाता है। सूखे बालों पर धनावेश और प्लास्टिक पेन पर ऋणावेश आ जाता है और हर आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस गुण को वैद्युत प्रेरण कहते हैं, जिसको आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे। तो हम दिखाते हैं आपको, इसको आप स्वयं भी करके देख सकते हैं कि प्लास्टिक पेन को हम बालों से रगड़ें तो यह हमारे हाथ में कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं और यह इनको अच्छी तरह से आकर्षित कर रहा है। आप देख सकते हैं इसको आकर्षित करता है। इसे आप स्वयं भी कर सकते हैं।